नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 22 मई और असम ट्रिब्यून के न्यूज़ एनालिस्ट के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़ आर्टिकल, जहां पे बताया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है अपने आप में सिलेबस का ही टॉपिक है, जीएस का, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को अपने नोट कॉपी में अच्छे से लिख लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये पोटेंशियल है दैट वो एग्रीकल्चर लैंडस्केप जो है ना आसाम में, उसको रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। और एग्रीकल्चर लैंडस्केप में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? टी इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के टी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन में आसाम से ही अराउंड 50% टी का प्रोडक्शन होता है। तो अनडाउटेडली वही बोला गया है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले तो एग्रीकल्चर का रोल इंडिया में क्या है? बोला जाता है एग्रीकल्चर जो है ना हमारे देश के इकोनॉमी का बैकबोन है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर से ही 4.3% ऑफ द जीडीपी तो कंट्रीब्यूट एग्रीकल्चर से होता है। इनफैक्ट अगर इंटीग्रेट हम लोग करने की कोशिश करें एआई इन एग्रीकल्चर, तो यस, इसको इनिशिएट किया गया है बाय इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई। और ये किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। ये अपने आप में की टर्म है जो कि आपको याद रहना चाहिए दैट अगर पूछा जाए नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई बताओ किसके द्वारा इनिशिएट किया गया है, देन द आंसर विल बी नीति आयोग, राइट। ओके, सो यहाँ पे बोला गया है दैट एलोकेशन ऑफ फंड भी दिया गया, एक प्रोविजन दिया गया था यूनियन बजट में, और बोला गया है स्टार्टअप्स के लिए यस फंड प्रोवाइड की प्रावधान की गई है, और साथ ही साथ जिससे एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज किया जाए। इनफैक्ट बोला जा रहा है ये जो एग्रीकल्चर में जो चेंजेस लाई जाएंगे ना फ्यूचर में विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एग्रीकल्चर 4.0। देखो ये अपने आप में अगेन यहाँ पे आपको दो कीवर्ड देखने को मिल रहा है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपको पूछ सकता है दैट एग्रीकल्चर 4.0 क्या है, बताओ कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स ये मेंस का क्वेश्चन बन गया, और आपको ये वाला जो है नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई, ये नीति आयोग, ये वाला प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया, राइट। सो एप्लीकेशंस अगर देख लीजिएगा ऑफ एआई इन एग्रीकल्चर क्या है। देखो एआई को जो है ना हम लोग प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज अगर आपको प्रेडिक्ट करना है पेस्ट या फिर डिजीजेस आउटब्रेक को, देन यस एआई विल बी वेरी मच यूजफुल, राइट। इनफैक्ट एआई से डेवलप किया जा सकता है यील्ड प्रेडिक्टिंग मॉडल। अब तक देखो, अब तक क्या होता था ना दैट क्या आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका यील्ड कितना होगा, क्या आपको आप प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, राइट। सो बट एआई के हिसाब से यस इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। एआई से आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो दैट किस टाइप का क्रॉप किस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आप उसको उगा रहे हो, और उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, क्योंकि देखो हमारे देश का जो अगर नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट देख लेगा, अलग अलग जोन में अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल करती है। सो जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस नॉर्थ ईस्ट में प्रिवेल करती है, क्या वो तेलंगाना में प्रिवेल करती है? नहीं। क्या वो ईस्टर्न महाराष्ट्र में प्रिवेल करती है? नहीं। क्या वो राजस्थान में प्रिवेल करती है? नहीं। हर एक जगह का हर एक अलग अलग जियो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स होता है, राइट। सो इसीलिए हम लोग को समझना पड़ेगा दैट अलग अलग रीजन में पेस्ट और डिजीज़ जो है अटैक अलग अलग रेट में कर सकते हैं, राइट, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट आई का अगर इंटीग्रेशन किया जाए ना, एआई बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सटीक वे में सैटेलाइट और वेदर के डेटा के अनुसार आराम से प्रेडिक्ट कर सकती है दैट कहाँ पर कितना लॉस होगा या फिर कहाँ पर कितना फ़ायदा होगा। इससे हमारे देश का एग्रीकल्चर जो है रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। अब आप देखो WTO के अंडर हम लोग वेरियस सब्सिडीज देते हैं ना, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, बट वहाँ पर देखोगे दैट कहीं ना कहीं दैट एक कुछ सब्सिडीज में रोक है, राइट। अब ठीक है सब्सिडीज में रोक है, बट हम लोग अगर एआई का इस्तेमाल करेंगे ना तो सब्सिडीज को काफ़ी ज़्यादा रैशनलाइज कर सकते हैं, राइट। इससे हमारे को फ़ायदा होगा, वही बोला गया है। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, है ना। और ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब अच्छा आराम से क्रॉप कंडीशन को एनालाइज करके, सैटेलाइट डेटा, वेदर डेटा को एनालाइज करके हम लोग प्रिसाइज हम लोग बोल सकते हैं दैट कोई भी रीजन में, जैसे आसाम में अगर कोई क्रॉप उगाया जा रहा है तो उसमें कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कितना वाटर चाहिए, कितना लेबर चाहिए, इसको भी हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक केस स्टडी इस आर्टिकल में दिया गया था, उस केस स्टडी को मैं भी आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे बोला गया है दैट आसाम टी स्टेट्स में जो है टी स्टेट्स को ऑटोमाइज किया जा रहा है, और इससे क्या होता है ना दैट लेबर के जो शॉर्टेजेस थे ना उसको एड्रेस किए जा रहे हैं। इनफैक्ट इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है स्मार्ट इरिगेशन और इंटेलिजेंट
टी पिकिंग सिस्टम का। इससे अनडाउटेडली लेबर के रिक्वायरमेंट तो और ऑप्टिमाइज हो ही रहे हैं, बट साथ ही साथ जितना टी को एक्सट्रैक्ट करना है ऑप्टिमम और सटीक वे में टी को भी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन असम। देखिए, अब अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी आसाम में यूज़ करें, अनडाउटेडली फ्लड रिस्क मैनेजमेंट ले लीजिए, जीआई बेस्ड फ्लड रिस्क मैपिंग ले लीजिए, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव फ्लड अलर्ट सिस्टम ले लीजिए, हर एक चीज़ किया तो जा रहा है ना। मतलब ओवरऑल डिजिटल टेक्नोलॉजी को आसाम में इस्तेमाल तो किया जा रहा है ना। बट एक चैलेंजेस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है डेटा के कलेक्शन को लेकर। क्योंकि अगर पूरा आसाम, पूरा इंडिया में देख लीजिएगा, फिजियोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटीज हम लोग को देखने को मिलती है, और इसके लिए जो है ना हम लोग को अगर प्रेडिक्टिव मॉडल बनाना है तो इसका हम लोग को एक्सटेंसिव डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ेगा फॉर एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग, और यही बोला जा रहा है सबसे टफ काम बोला जा रहा है, राइट। सो व्हाट आर द चैलेंजेस एंड सोल्यूशन टू इट? अनडाउटेडली हम लोग को एडॉप्शन करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आसाम में, क्योंकि अगर फार्मर्स के अमंग देख लीजिएगा, यस, अवेयरनेस की कमी है। इकोनॉमिक चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहा है ड्यू टू स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग्स। इनफैक्ट कलेक्टिव फार्मिंग एंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ की अगर बात करें, यस, वहाँ पर भी देख लीजिएगा देयर इज़ पोटेंशियल फॉर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़। और सक्सेस स्टोरीज अगर देख लीजिएगा एफपीओज़ का इन ट्रांसफॉर्मिंग फार्मर प्रोसेस, तो दैट इज़ फिनोमिनल। तो अगर हम लोग कलेक्टिवली फार्मिंग एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को अगर एक साथ मिलाकर ऐसा काम करें तो इस प्रोडक्शन को भी रैशनलाइज किया जाता है और इनकी जो नीड्स है उनको भी फुलअप किया जा सकता है। देयर इज नीड फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। वही बोला गया, चैलेंजेस तो है इन रीचिंग टारगेटेड बेनिफिशियरीज, एंड इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है दैट हम लोग कोऑर्डिनेट करें बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज पॉलिसी इंटरवेंशन, तभी हम लोग इससे निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रूइंग स्टॉर्म। अब ब्रूइंग स्टॉर्म यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? देखो, यहाँ पर जो है जेनरिक प्रमोशन ऑफ टी इन डोमेस्टिक मार्केट विथ पर्टिकुलर थ्रस्ट ऑन हेल्थ बेनिफिट्स कैन बूस्ट टी कंजप्शन। ना यहाँ पे क्या ये बोला गया है? देखो, एक्चुअली में जो बोला जा रहा है वो है दैट हम लोग को जो टी कंजम्पशन को प्रोमोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि टी सेक्टर में अगर देख लीजिएगा बहुत सारे स्मॉल ग्रोअर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व टू इट, और अभी जो प्रेजेंट कंडीशन आसाम में उभर रहा है वहाँ पे हम लोग को एक स्टेलमेट देखने को मिला है बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स है बॉट लीफ टी फैक्ट्रीज। ये वैसे फैक्ट्रीज होते हैं जो कि ज़्यादातर स्मॉल टी ग्रोअर्स से जो है टी खरीदते हैं, राइट। सो ये हुए बॉट लीफ टी फैक्ट्रीज, और अब ये कहाँ से खरीदते हैं? स्मॉल टी ग्रोअर से। अब कॉन्फ्लिक्ट भी जो है ना इन्हीं दोनों स्टेक होल्डर्स के बीच में, इसलिए अब बीच में सरकार आके फंस गई है। सरकार करे तो करे क्या? तो देखते हैं पूरा इशू। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का ओवरव्यू देख लीजिएगा तो देखो, अगर गवर्नमेंट के देख लीजिएगा, गवर्नमेंट के डायरेक्टिव को अपोज किया गया है बाय दीज फैक्ट्रीज कॉल्ड बॉट लीफ टी फैक्ट्रीज। नाउ इन बॉट लीफ टी फैक्ट्रीज जो क्या स्मॉल टी ग्रोअर से लीफ टी खरीदते हैं, इनका क्या प्रॉब्लम है भाई? देखो, ये बोल रहे हैं, देखो हम लोग अपोज कर रहे हैं टू सेल द डस्ट टी लीव्स थ्रू पब्लिक ऑक्शन। नाउ एक्चुअली हुआ क्या? कौन सा डिस्प्यूट, क्या खड़ा हो गया है? देखो, ये जो बॉट टी लीफ फैक्ट्रीज है, इनका जो एसोसिएशन है उसको बोलते हैं आसाम बॉट लीफ टी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। इन्होंने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया टू बाई ग्रीन टी फ्रॉम स्मॉल ग्रोअर्स। बट यहाँ पे दूसरे स्टेक होल्डर्स कौन है? स्मॉल ग्रोअर्स। इनको तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए इन्होंने स्मॉल टी ग्रोअर्स जो थे, इन्होंने बिल्कुल डिनाउंस किया इन डिसीजन को और बोला है दैट ये जो बॉट टी लीफ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अंडर से जो ये आ रहा है, ये बिल्कुल यूनिलैटरल है और आर्बिट्री है, इससे हम लोग का नुकसान होगा, राइट। और इसके लिए ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट तो एक्शन में आएगी ही, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया और मीटिंग रखा था जिसमें बोला दैट हाँ देखो, हम लोग एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं, इसको अबाइड आपको करना ही पड़ेगा, राइट, जब तक इलेक्शन के बाद तक, राइट। और ऐसा ही चीज़ कहीं ना कहीं रिसेंटली वेस्ट बंगाल में भी हम लोग को देखा गया, जहाँ पर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के इंटरवेंशन के बाद ग्रीन टी लीव्स जो है ना उनको खरीद लिए गए। मतलब ये काइंड ऑफ एक टेम्पररी रेजोल्यूशन था जो क्या देखा गया, राइट। नाउ ये अगर स्टेलमेट कहा जा रहा है, अगर स्टेलमेट रहा तो इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा स्मॉल टी ग्रोअर्स सेक्टर में? तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो भाई, इससे नुकसान ये होगा दैट हाफ ऑफ द आसाम टी, मतलब जो है टी ग्रोअर्स, उनका जो लाइवलीहुड है ना वो इसी से सपोर्ट होता है।
और ये अगर स्टेलमेट बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड रहे तो इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है टी लीफ इंडस्ट्रीज़ एज वेल एज स्मॉल टी ग्रोअर्स और उनके फैमिलीज़ भी। इसीलिए फ्यूचर स्टेप में क्या बोला जा रहा है, हमको फोकस करना पड़ेगा ऑन इंडस्ट्री के चैलेंजेस, हमको एड्रेस करना पड़ेगा इश्यूज जैसे स्टैग्नेंट प्रोडक्टिविटी के इश्यूज होते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूजेजेस के इशू है, ड्विंडलिंग एक्सपोर्ट जो घट रहा है उनके इश्यूज है, राइट। तो इन इश्यूज़ को हमको एड्रेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रमोशन भी हमें करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें एम्फेसाइज करना पड़ेगा क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द टी थ्रू अवेयरनेस कैंपेन। हमको अवेयरनेस कैंपेन्स चलाने पड़ेंगे जिससे टी के क्वालिटी, टी के सेफ्टी को इन्हांस किया जाए। इनफैक्ट यही नहीं, हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा टी कंजम्पशंस डोमेस्टिकली, और ये कहीं ना कहीं हाईलाइट करेगा हेल्थ बेनिफिट्स को, राइट। नेक्स्ट, द हिंदू का ये आर्टिकल है, यहाँ पे बात की जा रही है बैक्टीरियल पैथोजन प्रायोरिटी लिस्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपडेट किया है इस लिस्ट को, जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल पैथोजन प्रायोरिटी लिस्ट। इससे हाईलाइट किया जा रहा है क्रिटिकल प्रायोरिटी पैथोजेंस। ये वैसे पैथोजेंस हैं जिनका पोटेंशियल है दैट ये ग्लोबल हेल्थ थ्रेट ला सके। सो ये बैक्टीरियल पैथोजन प्रायोरिटी लिस्ट ये अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, स्पेसिफिकली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कॉम्बैट करने में। देखो 2017 की बात कर रहा हूँ जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस लिस्ट के साथ आया था जिसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियल पैथोजन प्रायोरिटी लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर तब के समय 2017 को WHO ने 13 बैक्टीरियल पैथोजेंस को हाईलाइट किया गया था और बोला था देखो भाई, दुनिया को इसके खिलाफ जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एफर्ट्स को बढ़ा देना चाहिए, राइट। और अभी जो 2024 का लिस्ट हुआ उसमें और भी ऐड किया गया, जिसमें इन टोटल 15 फैमिलीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को हाईलाइट किया गया। पहले कितना थे? 13, अभी 15, राइट। और इसमें ये अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और हाई और मीडियम प्रायोरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और अनडाउटेडली बोला गया दैट इसमें हम लोग को दुनिया को रिस्पॉन्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे क्या फ्यूचर में हम लोग ईजिली कॉम्बैट कर सके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो ये याद ज़रूर रखिएगा किसके रिलेटेड ये आस्पेक्ट है, और ये बैक्टीरियल पैथोजन प्रायोरिटी लिस्ट किसका क्रूशियल टूल है, राइट। सो that should be remembered by you guys because it is very important for your exam perspective, right? So this was all about the discussion that we had for this session. मिलते हैं next session में, till then bye bye, take care.